हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं उदय शंकर सोनी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस पर। आप देख रहे हैं हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस के सीरीज में 9 अप्रैल का द हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस। हम लोग ये एनालिसिस हमेशा की तरह ग्रामर, स्ट्रक्चर और न्यू इंग्लिश वर्ड्स के बेसिस पे करने वाले हैं। बिल्कुल सही देख रहे हैं आप। इस वीडियो को पूरा देख लो, एक भी वर्ड नहीं छूटेगा। मतलब एक एक छोटा से छोटा वर्ड जिसका इंपॉर्टेंस इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है, जो हम लोग इग्नोर करते रहे हैं, उसको हम लोग कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। स्किप मत कीजिएगा वीडियो को थोड़ा सा भी। ठीक है, देखिए बियॉन्ड जीरो सम, बियॉन्ड जीरो सम। ठीक है, बियॉन्ड जीरो सम का क्या मतलब होता है? देखिए बियॉन्ड का मतलब होता है के परे। बियॉन्ड का क्या मतलब होता है? के परे। जैसे बोलते हैं बियॉन्ड माई कैपेसिटी, मतलब मेरी क्षमता से परे, मतलब हम नहीं कर सकते। बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। इमेजिनेशन तुम्हारी कल्पना से परे कि तुम उतना इमेजिन नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसको साफ से लिख दे, थोड़ा गंदा हो गया है ना। बियॉन्ड हिज रीच, बियॉन्ड हिज रीच, उसकी पहुंच से परे, उतना दूर जहां वो पहुंच नहीं सकता है। तो बियॉन्ड कैसे यूज करते हैं? ठीक है, ठीक है, तो लिख रहा है बियॉन्ड जीरो सम, जीरो सम से परे, मतलब उससे भी आगे। यहां सम का मतलब टोटल, टोटल जीरो हो जाए उससे भी आगे। तो जीरो से आगे तो बहुत कुछ होता है, तो फिर बियॉन्ड जीरो सम क्यों बोला? टोटल जीरो से आगे क्यों? जनरली टोटल तो जीरो से आगे होता ही है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर बात हो रही है कार्बन एमिशन की। एमिशन का मतलब होता है उत्सर्जन, कार्बन के उत्सर्जन की। कार्बन का उत्सर्जन यदि जीरो कर दिया जाए तो उससे आगे और क्या होगा प्रदूषण रोकने के लिए? लेकिन उससे भी आगे बढ़ के बात हो रहा है, इसीलिए लिखा गया है बियॉन्ड जीरो सम। ठीक है, देखते हैं आप हर आर्टिकल में क्या लिखा रहता है। ऑन, यहां पर ऑन लिखा रहता है ना, तो ऑन का मतलब इस मुद्दे पर है। कहते हैं ना ऑन फूड प्राइसेस, ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी पर। तो आगे जो लिखा हुआ इस मुद्दे पर, मुद्दा क्या है? रिच कंट्रीज एंड कार्बन एमिशंस। रिच कंट्रीज किस कौन कौन से हैं? जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सब रिच कंट्रीज हैं। एंड कार्बन एमिशन, हालांकि ऑस्ट्रेलिया तो नहीं है, ऑस्ट्रेलिया को तो बहुत ज़्यादा चीन से लेना पड़ा लोन, और चीन के लोन तले वो दबा हुआ है। कार्बन एमिशन का मतलब होता है कार्बन का उत्सर्जन। एमिशन जो है एक नाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज क्या है? ये एक नाउन है, और इसका हिंदी होता है उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब समझते हैं आप? बड़ा शुद्ध हिंदी शब्द है, हो सकता है आप में से कितने लोगों को समझने में दिक्कत हो। उत्सर्जन का मतलब होता है निकालना, बाहर निकालना। ठीक है, जैसे हमारा गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी से धुआं निकलता है ना, तो निकलना ही उत्सर्जन है। धुआं निकलना बराबर धुएं का उत्सर्जन। तो कार्बन का एमिशन, एमिशन जो है बना है, ये वर्ड एमिट से बना है, EMIT। एमिट वर्ब है। एमिट का मतलब होता है बाहर फेंकना। कोई भी खराब पदार्थ, जैसे फैक्ट्री से धुआं निकलता है तो फैक्ट्री जो है एमिट करता है स्मोक को। तो एमिट मतलब बाहर निकालना, और एमिशन उसी का नाउन फॉर्म है। तो कार्बन का एमिशन कैसे होता है? सोचिए, हमारे घरों से होता है, हमारे ऑफिसेस से होता है, हमारे व्हीकल से होता है ना, फिर हमारे फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज से होता है। तो बहुत सारे लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जो हम लोग रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में, उसी को कार्बन एमिशन कहा जाता है। यहां तक तो क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। रिच कंट्रीज मस्ट कमिट टेक्नोलॉजी एंड फंड्स टू मूव टू नेट जीरो कार्बन एमिशन। ठीक है, रिच कंट्रीज को अपना टेक्नोलॉजी और फंड लगाना पड़ेगा, कमिट करना पड़ेगा जीरो कार्बन एमिशन को
प्राप्त करने के लिए, नेट जीरो कार्बन एमिशन यदि चाहते हैं रिच कंट्रीज, तो उनको अपना टेक्नोलॉजी इसके लिए कमिट करना पड़ेगा और अपना फंड इसके लिए कमिट करना पड़ेगा। अब देखिए आपके सामने एक बात आ गया कि मस्ट प्लस V1। तो मस्ट प्लस V1 क्या होता है? मस्ट प्लस V1 का मतलब होता है, दो मीनिंग होता है इसका, एक पहला और दूसरा मीनिंग हम दोनों बता देते हैं। पहला मीनिंग है अवश्य करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, ठीक है, और अवश्य करना पड़ेगा, अवश्य करना पड़ेगा या पड़ता है सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। आप अभी आराम से पहले क्लास अटेंड कीजिए, लिखना कुछ नहीं है, क्योंकि जितना चीज लिखा जा रहा है ना, ये सब PDF नोट्स के रूप में आपको मिलने वाला है, ठीक है। एकदम घबराइएगा मत, ठीक है, सारा चीज PDF नोट्स के रूप में मिलने वाला है, ठीक है। तो मस्ट प्लस V1 का मतलब दो होता है। तो कह रहा है रिच कंट्रीज मस्ट कमिट, रिच कंट्रीज को अवश्य करना चाहिए या अवश्य करना पड़ेगा, दोनों बात सूटेबल है। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? कमिट करना पड़ेगा, ठीक है। अब कमिट करने का मतलब क्या होता है? तो कमिट का बहुत सारा मतलब होता है, हम कमिट वर्ड आपको सिखा देते हैं यहाँ पर। आइए बोर्ड पर थोड़ा सा आ जाइए, ठीक है। कमिट वर्ड को डिटेल से सीख लीजिए। कमिट जो है एक वर्ब है पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज, और इसका बहुत सारा अर्थ होता है, ठीक है। तो पहला कमिट क्राइम, कमिट क्राइम अपराध करना, इसका मतलब क्या होता है? कमिट क्राइम अपराध करना। वो क्राइम के जगह क्राइम से रिलेटेड कोई भी वर्ड हो सकता है। कमिट सुसाइड, आत्महत्या करना, वो भी एक अपराध है, हाँ कि नहीं। और कमिट का एक मीनिंग होता है पक्का वादा करना, पक्का वादा करना, ठीक है। आपको ये वर्ड नहीं मालूम है अगर, तो घबराइए मत। इसके खानदान का एक और दूसरा वर्ड हम बताते हैं, कमिटमेंट। आप जरूर जानते होंगे कमिटमेंट, है ना। कमिटमेंट तो कैसे नहीं जानते होंगे, सलमान खान साहब ने इसको इतना फेमस बना दिया, अगर एक बार मैं कमिटमेंट कर दूं तो फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता, ठीक है। तो कमिटमेंट क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज एक नाउन है। कमिटमेंट क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज एक नाउन है। जरा सा इसको और नजदीक कर लेते हैं माइक का तार, हाँ ठीक है। कमिटमेंट का मतलब होता है प्रण, है ना, या पक्का वादा। पक्का वादा, ठीक है। हाँ, अब जरा देखिएगा, एक और फ्रेज है इसमें, कमिट समथिंग टू समथिंग। ये समथिंग समथिंग लिखे तो उतना अच्छा से समझ में नहीं आएगा, तो हम लिख देते हैं कमिट A टू B। मतलब क्या हो गया कि ये वादा कर देना कि हम A को B में पूरी तरह झोंक देंगे। I have committed my time to my classes। हाँ, I have committed my time to my classes, है ना। मैंने क्या किया है? अपना टाइम, देखिए यही वाला A है, किस में लगा दिया है? B में, यानी अपने क्लासेस में लगा दिया है। आई हैव कमिटेड, मैंने झोंक दिया है। तो वही बात यहां पर लिखा हुआ है कि रिच कंट्रीज को कमिट करना चाहिए। क्या क्या चीजें कमिट करना चाहिए? टेक्नोलॉजी और फंड, मतलब टेक्नोलॉजी भी लगाना चाहिए और पैसा भी लगाना चाहिए कि वो मूव कर जाएं। मूव टू समथिंग, मतलब यहां से चल के वहां चले जाएं। मूव टू पटना, मतलब पटना जाके सेटल हो जाए। तो नेट जीरो कार्बन एमिशन तक पहुंचने के लिए, मूव करने के लिए रिच कंट्रीज को अवश्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कमिट करना पड़ेगा, मतलब लगाना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्या? टेक्नोलॉजी और फंड। आई होप कि आपको टाइटल क्लियर हो चुका है एडिटोरियल का। एक एक वर्ड हमने क्या कहा, पूरा देख लेना, एक भी वर्ड नहीं छूटेगा। शुरुआत में ही था, ठीक है। पूरा देख लेना, एक भी वर्ड नहीं छूटेगा, मतलब नहीं छूटेगा, गारंटी भैया, नहीं छूटेगा मतलब नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए हटा रहे इसको। देखिए आपको नहीं याद है तो देखिए पीछे वाला हम दिखाते, देखिए क्या लिखा था, देखिए क्या लिखा था, क्या लिखा था। इस वीडियो को पूरा देख लो, एक भी वर्ड नहीं छूटेगा। तो ये ऐसी थोड़ी लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है। द विजिट, येलो
इस पर येलो ले लेते हैं, ठीक है, अच्छा रहेगा। द विजिट ऑफ द यूएस स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय। एनवॉय किसको कहते हैं? एनवॉय कहते हैं राजदूत को, ठीक है, राजदूत को एम्बेसडर भी कहते हैं, ठीक है। द विजिट ऑफ द यूएस स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय फॉर क्लाइमेट। प्रेसिडेंशियल है मतलब प्रेसिडेंट का है, अभी कौन बने, जो बाइडेन बने ना, तो उनका जो स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय है, प्रेसिडेंट के द्वारा भेजा गया स्पेशल राजदूत है, कहां का, यूएस का, विजिट किया, किस चीज के लिए, क्लाइमेट के लिए। उनका नाम क्या है, जॉन केरी, है ना। अहेड ऑफ ए लीडर समिट, अहेड ऑफ समथिंग मतलब बिफोर समथिंग, अहेड ऑफ समथिंग मतलब बिफोर समथिंग। अगर आप चाहें तो हम एक एग्जांपल देके आपको समझा सकते हैं इसको, और ठीक है। वी शुड डू yoga and try to keep ourselves relaxed। हम लोगों को योगा करना चाहिए और अपने आप को शांत रखने की कोशिश करनी चाहिए। गौर से समझिएगा जो हम बोलने जा रहे हैं, जबरदस्त। अहेड ऑफ एनी एग्जाम, किसी भी एग्जाम के पहले, मतलब क्या, आपने जो अहेड ऑफ देखा, इसके जगह बिफोर लिखते तो भी सही होता, इक्वली करेक्ट होता। आपको समझ में आ गया अहेड ऑफ का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो अहेड ऑफ ए लीडर्स समिट, लीडर्स समिट क्या होता है, नेताओं का शिखर सम्मेलन। शिखर सम्मेलन का मतलब क्या होता है, समिट का मतलब होता है शिखर सम्मेलन, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर शिखर सम्मेलन क्या होता है, सम्मेलन क्या होता है, ये तो समझ में आता है ना, कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे लोग मिलते हैं और किसी मुद्दे पर एक दूसरे से अपने राय विचार विमर्श शेयर करते हैं, है ना, अपने रिसर्च को, अपने काम की एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। कॉन्फ्रेंस इसी को कहते हैं, बातचीत करते हैं। और शिखर का मतलब उसमें टॉप मोस्ट लीडर्स होंगे। लीडर्स समिट है मतलब उसमें सब सामान्य नेता नहीं शामिल होंगे, देश के जो बड़े नेता होंगे वो शामिल होंगे, जो सरकार के बड़े मंत्री होंगे वो शामिल होंगे, उसी को लीडर समिट कहते हैं, है ना। तो कन्वीन्ड बाय, कन्वीन वर्ड को आपको सीखना चाहिए, कन्वीन वर्ड को आपको जरूर सीखना चाहिए। तो आइए हम लोग कन्वीन वर्ड सीख लेते हैं, ठीक है। कन्वीन, ठीक है, कन्वीन पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज एक वर्ब है, ठीक है, और ये यूज किया जाता है इस तरीके से जनरली, कन्वीन ए मीटिंग, कन्वीन ए मीटिंग, ऐसे यूज किया जाता है। कन्वीन ए मीटिंग या कन्वीन ए समिट या कन्वीन ए कॉन्फ्रेंस मतलब सभा आयोजित करना, सभा आयोजित करना, ठीक है। कन्वीन ए मीटिंग का मतलब हो गया सभा आयोजित करना, और कन्वीन आप जानते हैं V1 है, तो इसका V2 क्या होगा, कन्वीन्ड होगा, है ना। इसका V2 क्या होगा, कन्वीन्ड होगा। ये जो है V2 भी है कन्वीन्ड, और कन्वीन्ड V3 भी है, ठीक है। अब जरा गौर कीजिए कि यहां पर इसको हम V2 माने कि V3 माने, तो किसी नाउन के जस्ट बगल में ये आ गया V3 है, यहां देखिए बाई लगा हुआ है ना, लगा हुआ बाई, देखिए कन्वीन्ड बाई प्रेसिडेंट जो बाइडेन, ठीक है। ये लीडर्स समिट जो होगा, जो नेताओं का शिखर सम्मेलन होगा, ये आयोजित किया जाएगा, कन्वीन्ड मतलब किया जाएगा, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा। आप इसको समझने के लिए ऐसे ले सकते हैं, ठीक है ना, देखिए जरा, है ना, इसको ऐसे ले सकते हैं आप, ठीक है। कन्वीन्ड के जगह पर आप यहां समझ सकते हैं विच विल बी कन्वीन्ड, ठीक है, विच विल बी कन्वीन्ड, किसके द्वारा, बाय प्रेसिडेंट जो बाइडेन, जो बाइडेन के द्वारा ये जो है किया जाएगा, ठीक है, आयोजित किया जाएगा। लेटर, बाद में, कब, दिस मंथ, इसी महीने, जो अप्रैल अभी महीना चल रहा है ना, कुछ दिनों के बाद होगा। ऑन द क्लाइमेट चैलेंज, क्लाइमेट चैलेंज पर यह सबमिट किया जाएगा। क्लाइमेट चैलेंज क्या हो रहा है, दिन ब दिन जो है प्रदूषण बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है ना। हैज प्रॉम्प्टेड ए रिव्यू ऑफ इंडियाज लॉन्ग टर्म पॉलिसी कोर्स,
प्रॉम्प्ट वर्ड को भी सीखना पड़ेगा। देखिए बहुत सारा वर्ड आ रहा है, एक भी वर्ड हम छोड़ना नहीं चाह रहे, ठीक है। मेरे दिमाग में है कि हम एक भी वर्ड आपको मिस ना करने दें, ठीक है। प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट एक वर्ब है, ठीक है। और प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है? प्रॉम्प्ट का मतलब होता है काउज। इसको आप सीखना चाहते हैं एक सेंटेंस के तौर पे कि प्रॉम्प्ट को कैसे यूज करेंगे, तो आइए हम लोग आ जाते हैं यहां पर, ठीक है। हम लिखते हैं इसको ए प्रॉम्प्ट्स बी, है ना। ए प्रॉम्प्ट्स बी मतलब यहां पर प्रॉम्प्ट्स के जगह आप काउजेस लिख सकते हैं, काउजेस वर्ब के तौर पे। तो इसका मतलब होता है कि ए के कारण बी होता है, ए के कारण बी होता है, ठीक है। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण लेके हम समझाते हैं। द फियर ऑफ पनिशमेंट, सजा का डर, छोटे बच्चों के लिए है। द फियर ऑफ पनिशमेंट, सजा का डर, प्रॉम्प्ट्स द कंप्लीशन ऑफ होमवर्क, द कंप्लीशन ऑफ द होमवर्क, ऑफ द होमवर्क, ठीक है। मतलब क्या है कि सजा का डर के कारण कंप्लीशन ऑफ होमवर्क होता है, होमवर्क कंप्लीट कर दिया जाता है। मतलब सजा का डर जो है कंप्लीशन ऑफ होमवर्क के का कारण है, सजा का डर इस चीज का कारण है। मतलब ए के कारण बी होता है, मतलब क्या है कि ए जो है गौर से समझिएगा, बी का कारण है। ए के कारण बी होता है, मतलब बी हो रहा है किसके कारण? ए के कारण हो रहा है। तो यहां ये वापस आप फिर से तो कहा जा रहा है विजिट हैज, यहां पर देखिए ये सब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या है? सब्जेक्ट है। और यहां पर आपका हैज प्रॉम्प्टेड उसके लिए क्या है? वर्ब है। द विजिट हैज प्रॉम्प्टेड ए रिव्यू ऑफ इंडियाज लॉन्ग टर्म पॉलिसी कोर्स। ये विजिट ने इंडिया के लॉन्ग टर्म पॉलिसी कोर्स का रिव्यू का कारण है। किसका विजिट? विजिट है यूएस के स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय का, ठीक है। किसकी चीज के लिए है? क्लाइमेट के लिए है। उनका नाम क्या है? जॉन कैरी है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। मेन सब्जेक्ट यहां पर विजिट है, गौर से समझिएगा। मेन सब्जेक्ट क्या है यहां पर? विजिट है सब्जेक्ट। विजिट क्या है? सब्जेक्ट है। तो विजिट कारण है किस चीज का? रिव्यू ऑफ इंडियाज लॉन्ग टर्म पॉलिसी कोर्स। जो इंडिया का लंबे समय का लॉन्ग टर्म पॉलिसी कोर्स होगा एनवायरनमेंट के मामले में, उसका रिव्यू का कारण कौन है? विजिट। मतलब प्रेसिडेंट के स्पेशल एनवॉय क्लाइमेट के बारे में बात करने के लिए जॉन कैरी साहब इंडिया आ रहे हैं, ठीक है। और इनके आने के कारण अब इंडिया को फिर से अपना जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना के चला था क्लाइमेट चेंज के मामले में, पॉल्यूशन के मामले में, उसको रिव्यू करना पड़ेगा। आप समझते हैं रिव्यू करने का मतलब? आप किसी चीज को रिव्यू करते हैं तो आप रीचेक करते हैं, उसको दोबारा से जांचते हैं कि वो सही है कि नहीं, गलत है क्या, सही है तो कितना हद तक सही है, या उसमें और क्या सुधार की या परिवर्तन की जरूरत है, इसको रिव्यू करना कहते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़े, आगे बढ़े ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। लेना पड़ता है हर बार ना, कोई बात नहीं। टू द डेवलप्ड वर्ल्ड इंडिया प्रेजेंट्स ए स्टडी इन कॉन्ट्रास्ट। इंडिया प्रेजेंट्स ए स्टडी इन कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। तुलनात्मक रूप से एक नया आंकड़ा इंडिया प्रस्तुत करता है। बोले स्टडी माने तो अध्ययन करना ना होता है सर, स्टडी वर्ब के रूप में हो तो अध्ययन करना, लेकिन यहाँ स्टडी नाउन के रूप में है, क्योंकि देखिए इसके साथ क्या लगा है? आर्टिकल्स लगा है। तो इंडिया प्रेजेंट से स्टडी, इंडिया एक स्टडी प्रस्तुत करता है। तो स्टडी प्रस्तुत करने का मतलब एक कोर्स देता है कि लो पढ़ो इस कोर्स को, नहीं। यहाँ स्टडी का मतलब हो गया रिसर्च से प्राप्त आंकड़े। तो इंडिया जो है अपने यहाँ का एक आंकड़ा प्रस्तुत करता है इन कॉन्ट्रास्ट। इन कॉन्ट्रास्ट का मतलब टू कंपेयर, ठीक है, या इन कंपैरिजन आप बोल सकते हैं। टू कंपेयर बोलिए चाहे इन कंपैरिजन बोलिए, ठीक है। किसके सामने प्रस्तुत करता है? टू द डेवलप्ड वर्ल्ड।
विकसित दुनिया के सामने। विकसित दुनिया मतलब पश्चिमी देश, अमेरिका है, इंग्लैंड है, ये सब जो फ्रांस है ना, ये सब जो विकसित देश है, रसिया है, रसिया हालांकि पूरा पश्चिम दोनों में है ना, उनके सामने प्रस्तुत करता है विथ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस दैट रैंक इन द टॉप 5 ग्लोबली। माय गॉड, इंडिया जो आंकड़ा प्रस्तुत करता है वो है ना, ठीक है, तो वो जो आंकड़ा प्रस्तुत करता है कंपैरिजन के लिए डेवलप्ड वर्ल्ड के सामने, वो आंकड़ा जो है उस डेवलप्ड वर्ल्ड के लिए है जिस डेवलप्ड वर्ल्ड में कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है, ठीक है, वो टॉप 5 ग्लोबली आते हैं वो सब देश। मतलब भारत जो है एक स्टडी, एक आंकड़ा कंपैरिजन के लिए प्रस्तुत किया किसके सामने, दुनिया के सामने, और दुनिया में वो 5 देशों के सामने मुख्य रूप से जो पूरे विश्व में टॉप रैंक में आते हैं कार्बन एमिशन के मामले में, ठीक है, वो सबसे ज्यादा करते हैं। वाइल मिलियंस ऑफ इट्स सिटीजन्स remain mired in energy poverty and underdevelopment, ठीक है, mired in something, कोई चीज में दबा हुआ, इसको हम पूरा लिख के बताते हैं, mired in something मतलब क्या हो गया, something में दबा हुआ, something में दबा हुआ, ठीक है। तो हाँ, वाइल जबकि मिलियंस ऑफ इट्स सिटीजन्स, इसके मतलब किसके, भारत के लाखों लाख सिटीजन्स बेचारे अभी भी दबे हुए हैं, रिमेन मायर्ड, दबे हुए हैं एनर्जी पॉवर्टी में। एनर्जी पॉवर्टी का मतलब उनके पास ऊर्जा के स्रोत निश्चित नहीं है, संसाधन निश्चित नहीं है, एंड अंडर डेवलपमेंट, और विकास से दूर हैं। यदि कोई अंडर डेवलपमेंट है, रिमेन अंडर डेवलपमेंट, रिमेन मायर्ड इन अंडर डेवलपमेंट मतलब अभी भी वह अविकास में दबा हुआ, मतलब उसका विकास नहीं हुआ है। मायर्ड इन एनर्जी पॉवर्टी है तो मतलब उसके घर में खाना बनाने के लिए सही तरीके का ईंधन भी नहीं है बेचारे के यहाँ, लकड़ी जला के, गोईठा जला के खाना बना रहा है। आज के जमाना में भी लाखों लाख लोग हैं ऐसे भारत में। तो क्लियर है बात यहां तक, चलिए आगे बढ़ाते हैं। आगे देखिएगा, कहा जा रहा है, कुछ तो कहा ही गया होगा, यदि कहा जा रहा है तो वाह वाह। आयरोनिकली, इस वर्ड का मतलब क्या हो गया, आयरोनिकली दी सेंटेंस के शुरू में लिखा हुआ है, इसके बाद कॉमा लगा हुआ है, तो ये फैक्ट है कि ये इसका मतलब क्या निकल रहा है, इसका मतलब निकल रहा है इट इज, अरे फाइट आओ ना यार, इट इज आयरोनिकल, इट इज आयरोनिकल दैट, ये समझ लीजिए, इट इज आयरोनिकल दैट, ये बात बड़ा विडंबना वाला है। आयरॉनिकल यदि कोई बात है तो जो बात एक्सपेक्ट किया जा रहा था या जो बात कहा जा रहा था उससे विपरीत चीजें हो गई हैं, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस, एक सिचुएशन देके हम समझाते हैं, ही हैज ऑलवेज प्रीच्ड दैट स्टीलिंग इज ए बैड हैबिट, ही हैज ऑलवेज प्रीच्ड दैट स्टीलिंग इज ए बैड हैबिट, उसने हमेशा ये उपदेश दिया है, ये सिखाया है कि चोरी करना बुरी बात है। आयरोनिकली ही वॉज कॉट, आयरोनिकली ही वॉज कॉट टेकिंग मनी फ्रॉम हिज मास्टर्स हाउस स्टीलदली, और विडंबना यह है कि उसे पकड़ लिया गया, ही वॉज कॉट टेकिंग मनी, पैसा ले जाते हुए, फ्रॉम हिज मास्टर्स हाउस, अपने मालिक के घर से, स्टीलदली, चुपके से। सोचिए, तो जब वो बार बार ऐसा बोलता है कि चोरी करना बुरी बात है तो एक्सपेक्टेड है कोई ऐसा नहीं करेगा, लेकिन उसको आयरोनिकली पकड़ा गया तो आयरोनिकल हो गया सिचुएशन। तो आयरोनिकली यही हुआ। आयरोनिकली टू मेनी स्मॉलर कंट्रीज इंक्लूडिंग आइलैंड नेशंस हिट बाय इंटेंस स्टॉर्म्स, lost farm productivity, droughts and heat waves linked to a changing climate. India contributes to
द प्रॉब्लम विथ इट्स टोटल एनुअल एमिशंस। ठीक है, ये बात बड़ा आयरॉनिकल है टू मेनी स्मॉलर कंट्रीज। ठीक है, इंक्लूडिंग आइलैंड नेशंस, बहुत सारे आइलैंड नेशंस हैं जो हिट बाय इंटेंस स्टॉर्म्स है, जहां पर काफी तीव्र आंधियां चलती हैं। लॉस्ट फार्म प्रोडक्टिविटी है, वहां पर काफी फार्म प्रोडक्टिविटी का नुकसान हो गया। ड्राउट से वहां सुखाड़ पड़े, हीट वेव्स आए। ठीक है, जहां पर हीट वेव्स का मतलब होता है लहर चलना, लू चलना, लिंक्ड टू चेंजिंग क्लाइमेट। ठीक है ना, चेंजिंग क्लाइमेट के कारण। ठीक है, इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स, कहा जा रहा है कि इंडिया जो है बढ़ावा दे रहा है प्रॉब्लम को। कॉन्ट्रीब्यूट टू ए प्रॉब्लम का मतलब आप समस्या को बढ़ा रहे हैं विथ इट्स टोटल एनुअल एमिशंस, कि अपने टोटल कार्बन एनुअल इमिशन, साल भर में आप जितना कार्बन एमिशन करते हैं उसके चलते यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रॉब्लम। यहां पर हम बताना चाहेंगे, इस फ्रेज को सिखाना जरूर चाहेंगे, कंट्रीब्यूट टू समथिंग। ठीक है, तो यहां पर देखिए कंट्रीब्यूट के साथ टू प्रीपोजिशन आता है और इसका अर्थ होता है समथिंग में योगदान करना, समथिंग में योगदान करना। तो वो आप समथिंग में जब योगदान कीजिएगा तो समथिंग घटेगा कि बढ़ेगा, सोचिए। तो समथिंग तो बढ़ेगा ना बंधु। ठीक है, तो अच्छा चीज में योगदान कीजिएगा तो अच्छा चीज बढ़ेगा। लेकिन योगदान जो हिंदी वाला वर्ड है, गौर से समझिएगा, वो अच्छी चीजों के लिए किया जाता है यूज। ठीक है, लेकिन कंट्रीब्यूट जो इंग्लिश वाला वर्ड है वो अच्छे और बुरे दोनों चीजों के लिए यूज किया जाता है। इसीलिए तो लिखा गया है कंट्रीब्यूट टू द प्रॉब्लम, कि समस्या को बढ़ा दे रहा है। कौन बढ़ा दे रहा है? इंडिया बढ़ा देता है। किस चीज से? अपने टोटल एनुअल एमिशन से। ठीक है, अपने टोटल एनुअल एमिशन से। ठीक है, मतलब अपने साल भर में जितना कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ये वातावरण में रिलीज करता है, इसके चलते समस्या को और बढ़ा दे रहा है। ठीक है, आगे बढ़े, देख ले, कोई चीज छोड़े नहीं ना हम। आयरोनिकली टू मेनी स्मॉलर कंट्रीज इंक्लूडिंग आइलैंड नेशंस हिट बाय इंटेंस स्टॉर्म्स, lost farm productivity, droughts and heat waves linked to a changing climate। यानी जो छोटे छोटे बहुत सारे राष्ट्र हैं जिनमें आइलैंड नेशंस भी, आइलैंड नेशंस का मतलब वैसे वैसे छोटे छोटे राष्ट्र जो एक टापू पर बसे हुए हैं। ठीक है, हिट बाई इंटेंस स्टॉर्म, जिनमें काफी तेज आंधियां चलती हैं, उनके बेचारे का फार्म प्रोडक्टिविटी नष्ट हो जाता है, उनके यहाँ सुखाड़ आ जाता है, उनके यहाँ लू चलता है क्लाइमेट चेंज के वाले सिचुएशन के कारण। उनकी समस्याओं को जो है इंडिया बढ़ा देता है, मतलब उनके लिए प्रदूषण बढ़ा करके अपने यहाँ टोटल जो एनुअल एमिशन होता है इंडिया का, उसके जरिए वो बढ़ा देता है उनकी समस्याओं को। बड़ा गजब बात है भाई, आयरॉनिकल बात तो है ही। आयरॉनिकल क्यों है? क्योंकि इंडिया जो है कमिटेड है कि हम अपने सबसे ज्यादा उसको रोकेंगे, प्रदूषण को रोकेंगे, कार्बन एमिशन को रोकेंगे। इसने 5 देशों के सामने बहुत बड़ा आंकड़ा प्रस्तुत किया। ठीक है, अपने कार्बन एमिशन को रोक करके, जबकि यहाँ के लाखों लोग बेचारे एनर्जी पॉवर्टी में दबे हुए हैं, मायर्ड इन एनर्जी पॉवर्टी है, और उसके बाद भारत को बोला जा रहा है कि आप जो है समस्या को बढ़ा रहे हैं। देखिए क्या बात है, देखिए देखिए, यही है पश्चिमी देशों की नीतियां, है ना, यही है पश्चिमी देशों की नीतियां। चलिए, इट इज अनसरप्राइजिंग, इस बात में कोई आश्चर्य नहीं है कि द क्लैमर इज ग्रोइंग फॉर इंडिया। क्लैमर, डिमांड, ऐसे क्लैमर का मतलब नॉइज भी होता है, लेकिन यहां जो क्लैमर यूज किया जा रहा है डिमांड के सेंस में। ठीक है ना, डिमांड इज ग्रोइंग, मांग बढ़ रहा है। किसके लिए? इंडिया के लिए, कि इंडिया क्या कर ले, इंडिया जो है ज्वाइन कर ले। ज्वाइन किसको कर ले? मेनी अदर बिग इकोनॉमीज को, बड़े बड़े देशों को, एंड कमिट इटसेल्फ, अभी कमिट पढ़ाए थे, कमिट वन सेल्फ, ये वाला फ्रेज हम नहीं पढ़ाए थे, भूल गए थे हम पढ़ाना, तो पढ़ लीजिए इसको भी। कमिट वन सेल्फ टू समथिंग, मतलब क्या होता है इसका? इसका मतलब होता है अपने आप को समथिंग के प्रति समर्पित कर देना, समथिंग के प्रति समर्पित कर देना। ठीक है, तो इंडिया जो ज्वाइन कर ले उन बड़े बड़े देशों के बीच, कौन से विकसित देशों को?
बताते हैं, एंड कमिट इटसेल्फ, और अपना आप को समर्पित कर दे टू नेट जीरो एमिशंस, नेट जीरो एमिशंस के लिए। आप सोच सकते हैं क्या आप में इतना समझने का शक्ति है कि नेट जीरो एमिशन का क्या असर पड़ेगा भारत पर? प्रगति रुक जाएगी। पूछिए क्यों? नेट जीरो एमिशन करने के लिए दो काम करना पड़ेगा। एक तो कि पहले आप टेक्नोलॉजी शिफ्ट कीजिए, मतलब जितना भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम फ्यूल से चलने वाला भी जितना भी इंजन और कारखाना है, उस सबको रीन्यूएबल एनर्जी पे लेके आइए। ठीक है ना? रीन्यूएबल एनर्जी पे लेके जाइए। रीन्यूएबल एनर्जी वाटर एनर्जी होगा, सोलर एनर्जी होगा, यही सब ना होगा जी। तो कितना बड़ा अमाउंट ऑफ मनी चाहिए पूरा शिफ्टिंग के लिए। तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो विकास हो रहा है वो सब पैसा रोक कर करके सब एक तरफ लगा दिया जाएगा एनर्जी सोर्स के शिफ्टिंग में, टेक्नोलॉजी शिफ्टिंग में। सब गाड़ी जितना बना हुआ वो सब गाड़ी बेकार हो जाएगा, सबके इंजन में चेंजेस करना पड़ेगा या फिर नया गाड़ी बनेगा। सोचिए कितना बड़ा बात हो रहा है। पहला चीज ये हो गया। और दूसरा, अगर ये नहीं कर पाते हैं तो दूसरा स्टेप क्या लेना पड़ेगा? बहुत सारा कारखाना का प्रोडक्शन बंद कीजिए। कारखाना का प्रोडक्शन बंद कीजिएगा तो बेरोजगारी आएगा, आर्थिक विकास रुकेगा। तो एक तरह से हम क्यों ना माने, बस हम इंग्लिश एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन मेरे दिमाग में जो बात आ रहा है कि क्यों ना माने कि विकसित देशों का ये एक छल कपट है कि और जो देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ निकले हैं उनको थोड़ा कंट्रोल करो इस तरह से। खैर छोड़िए, हम उस पर नहीं जाना चाहते। इंग्लिश सिखा रहे, इंग्लिश सिखाने दीजिए। कमिट इटसेल्फ टू नेट जीरो एमिशन टू बैलेंस कार्बन एमिशंस, ताकि कार्बन के एमिशन को, उत्सर्जन को संतुलित किया जा सके विथ देयर रिमूवल फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से उनके रिमूवल के द्वारा। तो कैसे भैया? तो जैसे अभी क्या हो गया है कि बहुत कार्बन डाइऑक्साइड फैल गया, बहुत कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया वातावरण में, पूरा बढ़ा हुआ, जिसके कारण तापमान पूरे पृथ्वी का बढ़ते जा रहा है। तो वहां पर क्या होगा? उसको रिमूवल कैसे होगा? तो अब आप आगे नहीं रिलीज कीजिएगा तो जो पेड़ है, जो जंगल है, वो उसको धीरे धीरे कंज्यूम कर लेगा, तो रिमूव हो जाएगा एटमॉस्फेयर से बाई ए स्पेसिफिक डेट। और ये सब करना है एक निश्चित तारीख तय करके कि इतना तारीख तक में एकदम कर देना है क्लीन पूरे एटमॉस्फेयर को। तो इसके लिए खाली भारत का ठेका है? मतलब हम चाह नहीं रहे बोलना, लेकिन क्या करें, हम एकदम नहीं चाह रहे हैं बोलना ये सब। हम खाली चाह रहे हैं कि इंग्लिश एक्सप्लेन करके हम हट जाएं, लेकिन क्या हम करें? वो नीति ही सब ऐसा ऐसा लेके आता है अमेरिका वाला। एक तरफ कहता है दोस्त है, एक तरफ एविडेंटली। एविडेंटली यदि शुरू में लगा है, कॉमा लगा है, तो इसको आप ऐसे समझिए कि इसको इसके बदले आप लिख सकते हैं इट इज एविडेंट दैट। यह स्पष्ट है कि, यानी एविडेंटली को अगर आप कहें तो कह सकते हैं स्पष्ट रूप से। स्पष्ट रूप से यह स्पष्ट है कि मिस्टर केरी साउट टू एक्सप्लोर। साउट का मतलब वांटेड आप कह सकते हैं, वांटेड टू एक्सप्लोर या ट्राइड टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी। एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी, संभावना की तलाश करना, संभावना तलाशना। संभावना तलाशना का मतलब क्या होता है? मतलब देखना कि गुंजाइश है कि नहीं है, ये चेक करना कि गुंजाइश है कि नहीं, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, एविडेंटली मिस्टर केरी साउट टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी किस चीज का? संभावना किस चीज का तलाश रहे हैं? रेजिंग नेशनल एम्बिशन, कि पूरे राष्ट्र में इस बात का लहर पैदा कर दिया जाए। रेज एम्बिशन का मतलब महत्वाकांक्षा जगा देना, और रेज नेशनल एम्बिशन का मतलब महत्वाकांक्षा पूरे राष्ट्र में जगा दिए, मतलब पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में लहर जगा दिए। ठीक है, विथ द एश्योरेंस, और इस बात का एश्योरेंस भी चाहते हैं, नहीं, ये बात का एश्योरेंस देते हैं कि यूएस, ठीक है, वुड सपोर्ट। यूएस यहां सब्जेक्ट है और वुड सपोर्ट जो है यहां वर्ब है। देखिएगा, यूएस सब्जेक्ट है और वुड सपोर्ट वर्ब है। बोलिए सर बीचे वाला हो काहे छोड़ दिए? तो देखिए कॉमा है ना बुतरू, तो कॉमा है इधर भी और कॉमा है इधर भी, ऐसे दो गो कॉमा के बीच में रहे तो उसको छोड़ दीजिए और यहां से यहां सब्जेक्ट वर्ब को जोड़ लीजिए, सेंटेंस समझ में आ जाएगा। यूएस वुड सपोर्ट ए रोड मैप, सच ए रोड मैप। ऐसा कोई रोड मैप बनाया जाता है। रोड मैप क्या होता है भाई? तो रोड मैप का मतलब होता है कार्य का प्लान, कार्य की योजना, कार्य की योजना। तो रोड मैप को आप सीधा सीधा क्या कह सकते हैं? प्लान कह सकते हैं, ठीक है, प्रोग्राम कह सकते हैं,
प्रोग्राम का एक स्पेलिंग यहाँ तक भी छोड़ दें तो हो जाएगा। ये अमेरिकन है जो कि अपने यहाँ गलत माना जाएगा एग्जाम में, ऐसा ही हो जाएगा इसे करने पर, है ना। कि ऐसे प्रोग्राम को यूएस सपोर्ट करेगा, ठीक है। यूएस के बाद कॉमा लगा करके V4 लगा दिया है, ये देखिएगा V4 लगाया है ना। तो कोई भी नाउन के बाद V4 लगाए तो एकदम समझ लीजिएगा कि रिलेटिव क्लाउज है, दैट इज परसीविंग, परसीविंग, है ना। परसुइंग का मतलब क्या है, कंटिन्यूइंग, दैट इज कंटिन्यूइंग, है ना। मेजर ग्रीन टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स, यूएस जो बहुत बड़ा, मेजर मतलब बड़ा, ग्रीन टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव चला रहा है। इनिशिएटिव का मतलब अभियान, इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, इनिशिएटिव आप कह सकते हैं अभियान, ठीक है। और आप जब अभियान कहिएगा तो यकीन मानिए कि आप कहना चाहते हैं कैंपेन, आप कहना चाहते हैं ड्राइव, आप कहना चाहते हैं मूवमेंट, आप ये सब कहना चाहते हैं। सच्ची हम बोल रहे हैं, और कुछ नहीं आप कहना चाहते इसके अलावा, ठीक है ना। सपोर्ट, हाँ, जो चला रहा है इन द पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप एरा। पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप एरा मतलब डोनाल्ड ट्रंप का युग खत्म हो गया अमेरिका में, उसके बाद, पोस्ट मतलब आफ्टर, तो उसके बाद के युग में जो अभी नया युग शुरू हुआ, जो बाइडेन का युग शुरू हुआ, उसमें जो है यूएस जो है मेजर ग्रीन टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव चला रहा है। तो इनिशिएटिव माने अभियान चला रहा है। अब आप सोचें ग्रीन टेक्नोलॉजी क्या होता है, तो ग्रीन टेक्नोलॉजी का मतलब होता है ऐसा टेक्नोलॉजी जो प्रदूषण नहीं पैदा होने दे। इसमें खास करके सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज किया जाता है, जिसमें अभी फोकस ज्यादातर देशों का है सोलर एनर्जी पर, ठीक है। जहां जहां वाटर है, जहां पर बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, पहाड़ है, झरना है, वहां वाटर एनर्जी भी। हालांकि हिमालयन एरियाज में जा करके इंडिया भी बहुत सारा वाटर एनर्जी के लिए ये चलाया है, क्या बहुत सारा प्रोजेक्ट चला रहा है इंडिया भी, जहां पर चूंकि हिमालयन एरिया से वहां से नदियां निकलती है ना, तो नदियों के ढलान के ऊपर डैम वगैरह बना करके वहां पर, हालांकि वहां पर भी थोड़ा गड़बड़ हुआ इसके वजह से, एक आर्टिकल में मैंने इसके बारे में भी बात करी थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आगे जो हम बोल रहे हैं। हिज मीटिंग, हिज मतलब जॉन केरी का मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बीन पॉजिटिव, काफी पॉजिटिव रहा है, ठीक है। चलिए अच्छा है, पॉजिटिव ही रहेगा। भाई साहब इतना आसान भी नहीं है। इट वुड ऑफ कोर्स रीअश्योर, इट मतलब ये मीटिंग के बारे में बात हो रहा है, रीअश्योर नॉट जस्ट इंडिया बट अदर इमर्जिंग नेशंस। इमर्जिंग का मतलब जो अभी डेवलपिंग नेशंस है, जो उभर के सामने आ रहा है। इमर्ज का मतलब होता है उभर के सामने आना, तो इमर्जिंग के बदले आप बोल सकते हैं प्रॉमिसिंग। प्रॉमिसिंग का मतलब होता है उभरता हुआ, तो इमर्जिंग मतलब भी होता है उभरता हुआ, ठीक है ना। तो बेशक सिर्फ इंडिया ही नहीं, दूसरे इमर्जिंग नेशंस को भी रीअश्योर करेगा कि इफ द क्लाइमेट डिप्लोमेसी ऑफ द नॉर्थ अंडर द पेरिस एग्रीमेंट इज अंडरपिन्ड, अंडरपिन्ड का मतलब सपोर्टेड, अगर जो पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत जो क्लाइमेट डिप्लोमेसी बनाया गया था नॉर्थ का, ठीक है ना, नॉर्थ मतलब हम लोग के एरिया का जो बनाया गया था, अगर उसको सपोर्ट किया जाता है बाय फंडिंग एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर गारंटीज टू रिड्यूस एमिशंस। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो हम आपको बता ही दिए थे कि भैया जितना भी हम लोगों के पास पेट्रोलियम फ्यूल से चलने वाला टेक्नोलॉजी है उसको हटा करके रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पर लाना है, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा और उसमें पैसा लगाया जाएगा, तो इससे गारंटी होता है कि रिड्यूस हो जाएगा एमिशन, ठीक है। आगे बढ़े, देखिए इस सब तरह का क्लास थोड़ा लंबा जाएगा और हम मानते हैं कि हम थोड़ा लेट से दे रहे हैं, तो हम न्यूज़ एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ी आ रहे हैं आपके पास एडिटोरियल लेके। इसके लिए तो बहुत सारा चैनल है, आपको न्यूज़ एक्सप्लेनेशन चाहिए तो न्यूज़ चैनल देखिए ना, बहुत सारा न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ एकदम
करंट देगा। वो लोग का पूरा इंडिया में नेटवर्क है, वो चाहे एनडीटीवी हो, चाहे आज तक हो, चाहे जो भी चैनल हो, बहुत सारे चैनल्स हैं, आप कोई भी देखिए। हम न्यूज नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम इंग्लिश एक्सप्लेन कर रहे हैं। यदि हम 9 तारीख वाला 9 तारीख को भी एक्सप्लेन करते तो यही इंग्लिश रहता, और 10 या 11 या 12 को भी कर रहे हैं तो यही इंग्लिश रहेगा। तो आप इसको न्यूज के ख्याल से मत देखिए, इसको इंग्लिश में इंटरेस्ट लेने के ख्याल से देखिए मेरे क्लास को, कि आप बहुत सारे वर्ड्स, फ्रेजेज, स्ट्रक्चर सीखेंगे और उनको यूज कर पाएंगे अपने लैंग्वेज में। इफ क्लाइमेट चेंज इज द बिगेस्ट क्राइसिस टुडे, अब ये लाइन जो है ओपिनियन है अपना, किसका? एडिटर का। देखिए जो एडिटोरियल जो हम पढ़ाते हैं ना, ओपिनियन एडिटोरियल होता है। ओपिनियन एडिटोरियल का मतलब एडिटर उस एडिटोरियल के जरिए अपना ओपिनियन रखता है करंट इश्यूज पर, ठीक है। तो यहां पर लिखा जा रहा है कि इफ क्लाइमेट चेंज इज द बिगेस्ट क्राइसिस टुडे, अगर क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा संकट है आज का, द सॉल्यूशंस रिक्वायर द यूएस, द यूके, यूरोप एंड अदर्स हु ऑक्यूपाइड द बल्क ऑफ द वर्ल्ड्स कार्बन बजट टू गिव अप फर्दर एमिशंस in favor of the developing world and fund the transition। बड़ा जबरदस्त बात बोला यहां पर एडिटर ने, वो भी मेरे ही सोच के व्यक्ति हैं। कह रहे हैं कि अगर क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा क्राइसिस है आज के डेट में, तो सॉल्यूशन में जरूरत है कि यूएस, यूके, यूरोप और दूसरे वैश्विक देश जो बहुत बड़ा बल्क ऑफ द वर्ल्ड्स कार्बन एमिशन बजट को ऑक्यूपाई करते हैं, टू गिव अप फर्दर एमिशंस, कि वो आगे एमिशन नहीं करेंगे, वो किसके? इन फेवर ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड एंड फंड द ट्रांजिशन। इन फेवर मतलब कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है बेचारा, उसको अभी डेवलपिंग ना है, उसको डेवलप करने का जरूरत है, तो उसके फेवर में इन लोग को चाहिए कि ये लोग कौन कौन सा देश का नाम लिया गया, यूके है, यूएस है, यूरोप है और दूसरे वैसे भी देश जो बहुत बड़ा वर्ल्ड का कार्बन बजट को ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है, उनको चाहिए कि वो गिव अप करें फर्दर एमिशंस को। गिव अप किस चीज को करें? गिव अप मतलब त्याग दें। किस चीज को त्यागें? फर्दर एमिशंस को त्यागें, कि अब आगे वो एमिशन ना करेंगे, अपने यहां वो लोग नेट जीरो कर दें, ताकि डेवलपिंग कंट्री बेचारा नेट जीरो कर देगा तो उसका विकास ही ठप हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले तो हम एक्सप्लेन किए थे। तो डेवलपिंग वर्ल्ड को डेवलप करने दे, ताकि वहां के जनता को भी अच्छे से जीने का हक मिल सके। भाई साहब, जो बाइडेन साहब आपको बोल रहे हैं, हाँ ठीक है, और फंड करे इस तरह के ट्रांजिशन को। डेवलपिंग कंट्रीज में पैसा लगाए जाकर के लीजिए, आप इतना $1000 करोड़ ले लीजिए और देखिए धीरे धीरे करके वहां पर अपना टेक्नोलॉजी शिफ्ट कीजिए, ट्रांजिशन कीजिए। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज, ठीक है। आगे बढ़िए बंधु। देखिए कितना अच्छा बात लिखा है, मतलब एडिटर लास्ट में आ ही गया मेरी ही ओपिनियन पर ना। इवन इफ, इसको सीखना है कि नहीं सीखना है? तो आइए आज हो जाए। आज क्या हो जाए? हो जाए इवन इफ हो जाए आज, है ना। इवन इफ सिखा रहे हैं, इवन इफ, ठीक है। इवन इफ सीखिए। इवन इफ सीखने के पहले इफ सीखिए। एक एग्जांपल देते हैं, आपको आसानी से समझ में आएगा। यदि आप मुझे गाली देंगे, यदि आप मुझे गाली देंगे तो मैं आपको एक थप्पड़ मार दूंगा, तो मैं आपको थप्पड़ मार दूंगा। कोई भी मार देगा गाली देने पर जी, क्या समझ रहे? ताकत है तो मार ही देगा, नहीं ताकत है तो बेचारा बर्दाश्त करना पड़ेगा उसको, लेकिन खुश तो नहीं होगा, मन से तो नहीं माफ करेगा आपको। तो इसका अंग्रेजी क्या बनेगा बोलिए, है ना। इसका अंग्रेजी बनेगा, मैं आपको थप्पड़ मार दूंगा, आई विल स्लैप यू, आई विल स्लैप यू। उल्टा करके बना रहे हैं, यदि आप मुझे गाली देंगे, इफ यू अब्यूज मी, अब्यूज मी, ठीक है। लेकिन सेंटेंस अगर ऐसा रह जाता, गौर से समझिएगा, ठीक है ना, कि यदि आप मुझे गाली देंगे, यदि आप मुझे गाली देंगे तो भी मैं आपको थप्पड़ नहीं मारूंगा, आपको थप्पड़ नहीं मारूंगा। जबरदस्त बात ही तो हो गया, नहीं ना मारूंगा जी, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या है, तो यहां यदि था, यहां यदि है,
लेकिन यहां पर आके तो हो गया और यहां तो भी हो गया। तो और तो भी में कितना बात उल्टा एकदम हो गया। कहा कि गाली दोगे तो थप्पड़ मारेंगे, कहा गाली दोगे तो भी थप्पड़ नहीं मारेंगे, अपोजिट हो गया कि नहीं बात। तो ये इस सिचुएशन के लिए इवन इफ यूज होता है। आई विल, मैं तुम्हें थप्पड़ नहीं मारूंगा, नॉट स्लैप यू, आई विल नॉट स्लैप यू। देखिए अब वहां पर हमने इफ लगाया था ना, अब क्या लगा रहे हैं, इवन इफ। देखिए इफ, इवन इफ, यहां देखिए मिला लीजिए, इवन इफ यू अब्यूज मी, यू अब्यूज मी। देखिए इफ और इवन इफ देखने में एक जैसा है लेकिन अपोजिट है एकदम। हाँ, समानता क्या है कि इफ के साथ भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं टेंस, और इवन इफ के साथ भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट ही यूज करते हैं, जबकि बात हो रहा होता है दोनों में फ्यूचर का। ये भी फ्यूचर का बात कर रहा है, ये भी फ्यूचर का बात कर रहा है, लेकिन दोनों में इफ और इवन इफ दोनों में प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज हुआ, लेकिन बात तो एकदम अपोजिट हो गया कि नहीं। तो चलिए इवन इफ आप सीख गए हैं। आइए वापस, कह रहा है कि, है ना, इवन इफ इंडिया डज नॉट कमिट इटसेल्फ टू ए नेट जीरो डेडलाइन, अगर भारत जो है अपने आप को समर्पित नहीं करता है, कमिट इटसेल्फ अभी बताए थे, टू ए नेट जीरो डेडलाइन। डेडलाइन मतलब अंतिम समय सीमा, है ना, लास्ट डेट भी इसको कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, लास्ट डेट, है ना। अभी बात हुआ था ना कि स्पेसिफिक डेट तक जो है नेट जीरो करना है। तो कमिट जो है नेट जीरो करने के लिए जो डेडलाइन है उसके लिए अपने आप को समर्पित नहीं भी करता है, एंड प्रेफर्स टू वेट, और इंतजार करना ज्यादा पसंद करता है। प्रेफर मतलब ज्यादा पसंद करना। आई प्रेफर टी टू कॉफी, मुझे कॉफी से ज्यादा चाय अच्छी लगती है। प्रेफर टी टू कॉफी, ठीक है। हाँ जी, तो इवन इफ इंडिया डज नॉट कमिट इटसेल्फ, अगर आप इंडिया अपने आप को कमिट ना करे तो भी, किस चीज के प्रति, नेट जीरो डेडलाइन के प्रति, एंड प्रेफर्स टू वेट, और इंतजार करना ज्यादा पसंद करे, किस चीज के लिए, फॉर द पोस्ट पैंडेमिक डेवलपमेंट पाथवेज, ठीक है, ये देखने के लिए कि पोस्ट पैंडेमिक, पैंडेमिक के बाद विकास का पाथवेज, पाथवेज मतलब रास्ता, तरीका कैसा रहता है, टू बिकम क्लियर, कि रास्ता कैसा स्पष्ट होकर सामने आता है। इट कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर द इम्पैक्ट, इम्पैक्ट मतलब असर, ठीक है। तो भारत जो है असर को इग्नोर करना अफोर्ड नहीं कर सकता है, ठीक है। दैट इट्स प्रोजेक्ट डिसीजंस, इसके बहुत सारे प्रोजेक्ट का जो डिसीजन है, जैसे डिफॉरेस्टेशन, विल हैव ऑन द क्लाइमेट, कि इसका जो असर पड़ेगा, ठीक है, क्लाइमेट पर, उसको इग्नोर करना अफोर्ड नहीं कर सकता है। अगर भारत चाहे कि ना भाई अभी हम नेट जीरो डेडलाइन की तरफ कोई ऐसा साइन नहीं करेंगे समझौता पर, हम उसमें नहीं शामिल होंगे, वैसा कोई समझौता में, ट्रीटी में, एग्रीमेंट में हम शामिल नहीं होंगे। अगर भारत ऐसा सोचता है और ये भी सोचता है कि जरा देख लेते हैं कि पेंडेमिक खत्म होने के बाद विकास का रास्ता किधर की ओर बढ़ता है, हम जरा देख लेते हैं, तब कोई ट्रीटी साइन करेंगे, तो पर भी जो इंपैक्ट भारत के बहुत सारे प्रोजेक्ट वाले डिसीजंस का पड़ने वाला है, प्रोजेक्ट वाला डिसीजन जो है, बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसा है, जैसे हिमालयन क्षेत्र में बहुत सारे डैम्स बनाना, इसके लिए वहां पर जो खुदाई हो रहा है, जंगल सफाई हो रहा है, और भी बहुत सारे जगहों पर डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है। तो इस सब का जो इंपैक्ट होगा क्लाइमेट पर, उसको भारत इग्नोर करने को अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। भाई इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग को चाहिए होगा कि आप लोग शेयर कर दें। एट द पीक ऑफ कोविड-19 लास्ट ईयर, पिछले साल कोविड-19 के पीक पर, द सेंटर सॉ इट फिट, सेंटर को लगा, सॉ मतलब यहां फाउंड, इट फिट मतलब सुटेबल, टू प्रेस अहेड, प्रेस अहेड मतलब कंटिन्यू, प्रेस अहेड मतलब कंटिन्यू मतलब जारी रखना, लेकिन कंटिन्यू के बाद सीधे ऑब्जेक्ट आता है ना, प्रेस अहेड के बाद एक प्रीपोजिशन आता है विथ, और तब ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो प्रेस अहेड विथ एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस दैट वुड हैव ए सीरियस नेगेटिव इंपैक्ट। पिछले साल कोविड-19 के पीक में केंद्र सरकार को ऐसा लगा था कि भाई एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस के साथ कंटिन्यू करना चाहिए। कौन से एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस जो सीरियस नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकते हैं,
देखे, जिनका सीरियस नेगेटिव इंपैक्ट होगा, वैसे इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस को, इश्यूज को आगे बढ़ा देना चाहिए, उनको साफ सुथरा करके हटाना चाहिए, उन मुद्दों को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। इट एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर कोल प्लांट्स। इट मतलब इंडिया ने एक्सटेंड कर दिया, मतलब आगे बढ़ा दिया जो डेडलाइन था कोल प्लांट्स के लिए। एडॉप्ट स्ट्रिक्ट पॉल्यूशन कंट्रोल, मतलब कोल प्लांट्स को एडॉप्ट करने का जो स्ट्रिक्ट पॉल्यूशन कंट्रोल का नियम जो एडॉप्ट करने का डेडलाइन था कि इतना तारीख तक आप हर हालत में पॉल्यूशन कंट्रोल का सारा मेजर्स अपना अपनाएंगे, तभी आपका कोल माइन चलेगा, नहीं तो हम बंद करवा देंगे। वो सारे कोल माइंस को जो डेडलाइन था उसको एक्सटेंड कर दिया भारत ने। एंड प्रपोज्ड ग्रॉस डाइल्यूशन ऑफ नॉर्म्स टू एसेस एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स। ठीक है, और बहुत सारे नॉर्म्स ऐसे थे कोरोना के दौरान जिसका ग्रॉस डाइल्यूशन करवा दिया गया। यदि नॉर्म्स का डाइल्यूशन होता है तो नियमों को थोड़ा ढिलाई दे दिया जाता है ताकि एसेस किया जा सके एनवायरमेंटल इंपैक्ट को जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके। ठीक है, फ्यूल प्राइसेस एट हिस्टोरिक हाइज ड्यू टू टैक्सेशन। फ्यूल प्राइसेस सब्जेक्ट है, देखिए फिर से कॉमा है और यहाँ कॉमा है तो ये सबको छोड़ दीजिए, ये वर्ब है। ठीक है, फ्यूल प्राइसेस पे नो स्पेसिफिक एनवायरमेंटल डिविडेंड। ठीक है, फ्यूल प्राइसेस जो है इसमें कोई स्पेसिफिक पर्यावरण से संबंधित बेनिफिट नहीं होता है। एंड द पुअरेस्ट आर वर्स्ट हिट बाय इट्स इन्फ्लेशनरी इफेक्ट्स। और इसके महंगाई, जाहिर सी बात है फ्यूल प्राइसेस बढ़ेंगे तो अभी कल या परसों के तो एडिटोरियल में हमने एक्सप्लेन किया था कि कैसे फ्यूल प्राइसेस बढ़ने से हर चीज की कीमत दनादन बढ़ेगी, तो इसका कीमत बढ़ना ही इन्फ्लेशनरी इफेक्ट्स कहलाता है। तो ये जो इन्फ्लेशनरी इफेक्ट्स है वो हिट करेगा सबसे ज्यादा किसको? सबसे गरीब लोगों को। कीमतें बढ़ेंगी तो उसी को असर पड़ेगा ना भाई, हम जैसे लोगों को। ठीक है, ठीक है। तो फ्यूल प्राइसेस एट हिस्टोरिक हाइज ड्यू टू टैक्सेशन, और फ्यूल प्राइस जो है टैक्सेशन के कारण हाइज में, सबसे ज्यादा हाई में पहुंच चुके हैं। और इसके कारण जो है इसको स्पेसिफिक एनवायरमेंटल डिविडेंड तो इससे होता नहीं है कि आप टैक्स लगा के इसका कीमत बढ़ा दिए तो इससे प्राप्त होने वाले पैसे का एनवायरमेंटल केयर पर आप खर्च कीजिएगा, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। और उसका असर एक तरफ, दूसरा ये होता है कि सबसे ज्यादा गरीब लोग पर असर पड़ता है इसका। ठीक है, What India should be doing, अब यहां पर राइटर जो फिर से अपना ओपिनियन बता रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं इंडिया को कि इंडिया को जो काम करना चाहिए, ठीक है, शुड बी डूइंग, है ना, शुड बी डूइंग के जगह आप लिख सकते थे शुड डू। राइटर क्या लिख सकते थे? शुड डू। What India should do in the run up to something। ठीक है, in the run up मतलब प्रिपेरेशन, रन अप मतलब प्रिपरेशन। ठीक है, तैयारी, हिंदी में क्या बोले? तैयारी। ठीक है, प्रिपरेशन फॉर समथिंग होता है और रन अप टू लगता है। प्रिपरेशन के साथ फॉर लगता है और रन अप के साथ टू लगता है, प्रीपोजिशन। तो रन अप टू द यूएन कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशंस का कन्वेंशन होने वाला है क्लाइमेट चेंज पर, उसके प्रिपरेशन में भारत को जो करना चाहिए, क्या करना चाहिए भाई? ग्लासगो में होने वाला, ग्लासगो जगह का नाम है, शेड्यूल्ड लेटर दिस ईयर, यही जो मीटिंग है क्लाइमेट चेंज का, यूनाइटेड नेशंस का कन्वेंशन जो है, कन्वेंशन मीटिंग को अभी हम कन्वीन पढ़ाए थे ना। कन्वीन मतलब मीटिंग बुलाना, सभा आयोजित करना, ये वर्ब है। ठीक है, और ये क्या है? कन्वेंशन, इसी का नाउन फॉर्म है। कन्वेंशन मतलब होता है मीटिंग, सभा। तो द यूएन कन्वेंशन, जो यूएन का, यूनाइटेड नेशंस का कन्वेंशन होने वाला है क्लाइमेट चेंज के मैटर पर ग्लासगो में, इसी साल से ड्यूल है, आगे चल के होगा। तो व्हाट इंडिया शुड डू इन द रन अप टू द प्रिपरेशन इज टू कम अप विथ मतलब कम अप विथ के बाद यहां पर आइडिया हो सकता है, प्लान हो सकता है, स्ट्रैटेजी हो सकता है, ठीक है, सॉल्यूशन हो सकता है, ईटीसी कर दे, यही सब चीजें होती हैं कम अप के साथ। तो कम अप का मतलब ही यहां पर क्या हो जाता है? कम अप का मतलब हो जाता है, कम अप विथ का मतलब हो जाता है थिंक, है ना।
फाइंड आउट, ठीक है, या हिट अपॉन बोल सकते हैं, हिट अपॉन, ठीक है। थिंक अबाउट लिखना चाहिए, थिंक अबाउट, ठीक है, एन आइडिया, एन या ए जो भी लगे सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। तो इंडिया को क्या करना चाहिए, जो यूएन कन्वेंशन होने वाला है क्लाइमेट चेंज के मामले में ग्लासगो में इसी साल आगे चल के, तो उसके मामले में इंडिया को करना चाहिए कि इंडिया जो है कम अप विथ ए डोमेस्टिक क्लाइमेट प्लान, भारत को अपने देश के लिए एक डोमेस्टिक क्लाइमेट प्लान को हिट अपॉन करना चाहिए, फाइंड आउट करना चाहिए, एक प्लान बनाना चाहिए जिसमें ये एक्सप्लेन किया जाए टू द सिटीजन्स, भारत के नागरिकों को, हाउ इट विल ब्रिंग ग्रीन डेवलपमेंट, कि कैसे भारत एक ग्रीन डेवलपमेंट लाएगा। डेवलपमेंट तो आप समझते हैं विकास, और ग्रीन डेवलपमेंट का मतलब वैसा विकास जिसमें विकास में प्रदूषण नहीं फैलेगा, ऐसा ग्रीन डेवलपमेंट लाएगा इसी डिकेड में। स्पेसिफाइंग ए टारगेट बाय सेक्टर फॉर ईच ईयर, ठीक है, टारगेट बाय सेक्टर, टारगेट बाय सेक्टर होना चाहिए, मतलब हर सेक्टर के लिए, हर साल के लिए टारगेट देना चाहिए कि इस सेक्टर को इस साल इतना ग्रीन डेवलपमेंट लाना है, इस सेक्टर को इस साल इतना ग्रीन डेवलपमेंट लाना है, ये टारगेट देना चाहिए, ठीक है। बहुत भयानक गर्मी है भाई, ठीक है, आगे बढ़े। ये भारत को अपना कम अप विथ सच ए प्लान करना चाहिए, ऐसा प्लान सोच के निकालना चाहिए। जब आप कम अप विथ करते हैं, हिट अपॉन करते हैं, तो आप आइडिया सोच के निकालते हैं। दिस वुड अलाइन इंटरनल पॉलिसीज विथ द जस्टिफिएबल डिमांड, ठीक है। देखिए यहां पर हम बताना चाह रहे हैं अलाइन, ए, ये पूरा ए है, विथ बी, है ना, मतलब ए को बी के साथ तालमेल बिठाना, ठीक है ना। दैट रिच कंट्रीज अपहोल्ड द प्रिंसिपल इंश्राइंड इन द यूनाइटेड नेशंस फ्रेम। इससे क्या होगा कि इंटरनल पॉलिसी जो है, जो जस्टिफिएबल डिमांड है उसके साथ आ जाएगा। जस्टिफिएबल जहां तक डिमांड, जैसे सब डिमांड कर रहे हैं कि जीरो में आ जाइए, तो जीरो में आप तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन हम कम कर सकते हैं। जस्टिफिएबल डिमांड है तो हम अपने जस्टिफिएबल डिमांड के रेंज में पहले ही से आ जाएंगे, उसके साथ पहले ही से अलाइन कर लेंगे। इस तरह का अभी बताया था ना डोमेस्टिक प्लान बना करके एनर्जी कंजम्पशन का, ठीक है। दैट रिच कंट्रीज अपहोल्ड, कि रिच कंट्री अपहोल्ड करें, मतलब मेंटेन करें उन प्रिंसिपल्स को, पालन करें उन प्रिंसिपल्स को जो एंश्राइंड है, एंश्राइंड इन समथिंग मतलब निहित, कोई चीज में निहित, किसमें, यूनाइटेड नेशंस के फ्रेमवर्क में, कन्वेंशन में, क्लाइमेट चेंज के पर जो फ्रेमवर्क है, जो फ्रेमवर्क का मतलब ढांचा है मीटिंग का, उसमें जो निहित सिद्धांत हैं उसको जो है रिच कंट्रीज उसको अपहोल्ड करें, ठीक है। ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू बिल्ड इक्विटी। वहां पर इंश्राइंड में क्या है, क्या सिद्धांत है, सिद्धांत कहा गया कि सबका कॉमन रहेगा लेकिन सबको अलग अलग तरह का रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा। कॉमन है लेकिन डिफरेंशिएटेड है, मतलब अलग अलग तरह का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि इक्विटी लाया जा सके, समानता लाया जा सके। अब सबको कह दिया जाएगा नेट जीरो कर दो, तो नेट जीरो में जो विकसित देश है तो विकसित रह गया, वो तो विकसित होकर नेट जीरो हो रहा है, और जो विकासशील या विकसित है बेचारा का जनता उसी मरते रहेगा क्या, तो इक्विटी नहीं ना आएगा। तो इक्विटी बिल्ड करने के लिए वहां पर कॉमन रेस्पॉन्सिबिलिटी सबका है, लेकिन सबका डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है यूएन के फ्रेमवर्क कन्वेंशन में क्लाइमेट चेंज के मामले में। तो उसको जो रिच कंट्रीज है उनको पालन करना पड़ेगा। यदि हम लोग पहले ही से उसके हिसाब से चलते रहे तो बोलेंगे हम तो भैया इसके हिसाब से चलिए रहे, ठीक है। ये अच्छा उपाय बता रहा है एडिटर, एडिटर दिमाग वाला आदमी है ना, एडिटर दिमाग वाला आदमी है, ठीक है। देखिए आगे, टैक्सिंग लग्जरी एमिशन। लग्जरी एमिशन क्या होता है, लग्जरी एमिशन क्या होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करती है एनवायरनमेंट में, और वो चीजें ऐसी हैं जो लग्जरी के लिए हम लोग यूज करते हैं, जैसे एसी करते हैं कि नहीं, थोड़े सा दूरी के लिए जाने के लिए घर के अलग अलग लोगों के पास कार होना, ऐसे बहुत सारे फैमिलीज हैं इंडिया में भाई साहब। तो लग्जरी एमिशन है, तो लग्जरी एमिशन को क्या करे, टैक्स लगा दे। वेदर इट इज कार्स रहे, एयर कंडीशनर रहे, बिग बिग प्रॉपर्टीज रहे, एविएशन, हवाई जहाज अपना कोई पर्सनल रखे हुए है, ठीक है, ताकि स्पेसिफाइड ग्रीन डेवलपमेंट आउटकम्स मिल सके। आउटकम्स मतलब परिणाम, जितना आप परिणाम स्पेसिफाई कर रहे हैं, स्पेसिफाइड का मतलब निर्धारित, स्पेसिफाइड का मतलब निर्धारित,
निर्धारित हिंदी में कैसे लिखाएगा, कुछ गड़बड़ है लगता है। हाँ, निर्धारित जो है ग्रीन डेवलपमेंट का परिणाम मिल सके, ये जब होगा तो इट विल सेंड आउट ए कन्विंसिंग मैसेज, तब इससे एक अच्छा मैसेज, कन्विंसिंग मैसेज जाएगा। कोई मैसेज कन्विंसिंग है इसका मतलब लोग उसको यकीन कर पाएंगे। तो कहां तक मैसेज जाएगा? विकसित देशों तक, जो इंडिया पर दबाव बना रहा है, एक तरह का डिमांड कर रहा है कि आप उन सब देशों में शामिल हो जाइए और शामिल होकर के नेट जीरो एमिशन कीजिए, नेट जीरो कीजिएगा तो तुम्हारा पप्पा यहाँ के जनता को विकास करवाएगा, प्रति व्यक्ति आय इतना कम है, तनी सा लॉकडाउन लगता है तो कितना बाल बच्चा का स्कूल छूट जाता है, ये सब क्या देखेगा? तुम्हारा पापा देखेगा। भाई साहब उड़ा दिए हैं। देखिए ग्रामर भी बताए, स्ट्रक्चर भी बताए, नया इंग्लिश वर्ड भी बताए। अब बाकी तो आप देख लीजिए कि हमारे यहाँ फाउंडेशन चलता है, एसएससी इंग्लिश का सेट प्रैक्टिस चलता है। खाली एसएससी का नहीं चलता है, एसएससी, आईबीपीएस, एसबीआई, एनडीएस, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी, सब का खाली इंग्लिश चलता है। सीबीएसई, आईसीएसई का 10th और 12th का इंग्लिश भी चलता है। ये जितना क्लासवा हम बता रहे हैं कोर्सवा, वो सब इन क्लास भी चलता है, ऑनलाइन भी चलता है। ठीक है, ऑनलाइन जो चलता है वो कहाँ पर चलता है ये भी तो जानना पड़ेगा ना। तो वो चलता है माई एग्जाम स्टडी ऐप है, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पर। ठीक है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी लिंक हमसे मैसेज करके मांगिए, हम लिंकवा दे देंगे, प्ले स्टोर का डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे तो हो जाएगा। बाकी तो मेरा नंबरवा तो सबके पास रहे करता है ना, नंबर नहीं है जी, नंबर नहीं है यहाँ पर तो बड़ा मामला। लीजिए नंबर वो दे देते हैं मेरा 9334521766। अब इतना मेहनत के बदले हम क्या मांगे आपसे, बोलिए? यही ना मांगे कि लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपना ओपिनियन दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शेयर उतना नहीं हो रहा है, नहीं सपोर्ट मिल रहा है तो हिम्मत टूटता है। ठीक है, इतना मेहनत करके, अभी दोपहरिया है, दम दनादन गर्मी है, फिर भी हाँ देर होता है तो हम तो फिर से बोल रहे हैं कि अरे डेट से क्या लेना देना भैया, 1-2 दिन आगे पीछे होगा, क्योंकि अभी बता रहे हैं कि अकेले सारा काम करते हैं, मतलब पीपीटी बनाना, पीडीएफ बनाना, स्टडी मटेरियल, एडिटिंग, मतलब जितना काम है सब अकेले करते हैं। तो टाइम इन्होंने जाएगा, बस इतने माफ़ी मांगे। खाली आप कहेंगे कुछ ही कि हम जो है न्यूज नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको, हम न्यूज चैनल नहीं है, हम इंग्लिश टीचिंग सेंटर हैं। हम इंग्लिश टीचिंग सेंटर हैं तो इंग्लिशवा परसों भी एक्सप्लेन करते तो वह रहता, आजो एक्सप्लेन करेंगे तो वह रहेगा। तो दिल जमा के इसको शेयर कीजिए। बाकी हमको उतना टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन नहीं करे आता, वो तो तनी मनी कर देते। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं अगला वीडियो में फिर से मस्ती के साथ।